आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉब रेस नंबर 1 में। जैसा कि आपने न्यूज़ सुना होगा कि जून में सिपाही एवं दरोगा के 26,000 पदों पर बहाली शुरू होगी। इस पदों में जून में करीब 2,000 चालक सिपाही, 2,000 दरोगा और 22,000 सिपाही समेत 26,000 पुलिसकर्मियों की बहाली होगी और ये विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। तो ऐसे समय में हम क्या करें, और हमारे जो भी व्यूअर हैं आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर सिर्फ हम जॉब की बात करते हैं। देखिए, जब तक जून माह में सिपाही की खाली पदों पर बहाली शुरू होगी तब तक हम इस चैनल के माध्यम से काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर देंगे जो कि अभ्यर्थी को काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री को नाम जोड़ा जाता है? हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? ए स्वर्ग लाल बहादुर शास्त्री, बी इंदिरा गांधी, सी स्वर्ग नरसिम्हा राव, डी स्वर्ग राजीव गांधी। तो इसका क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ए स्वर्ग लाल बहादुर शास्त्री। भारत के कृषि क्षेत्र में आई हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ष 1996 और 97 में आई थी और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का नाम जोड़ा जाता। उन्होंने ही अमेरिका के राष्ट्रपति से गेहूं की अमेरिकन फिल्में लर्मा रोही, लर्मा सेजो, सोनरा 63 व सोनरा 64 ये 3 प्रजातियां अपने देश में मंगाई और ये निवेदन करके मंगाई गई हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्र में अधिक उपज देने वाले संकर नस्ल के बीज। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने दिया है? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी श्रीमती इंदिरा गांधी, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी महात्मा गांधी। तो दो का सही जवाब हो जाएगा डी। महात्मा गांधी ने कहा था कि कृषि भारत की आत्मा है और वर्ष 2000 इसी के संबंध में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भी बोला गया कि कृषि अर्थव्यवस्था तथा समाज कल्याण की कुंजी है। मंजिलों से गुमराह कर देते हैं कुछ लोग, हर किसी से रास्ता पूछना अच्छी बात नहीं। लाखों किलोमीटर की यात्रा सिर्फ एक कदम से शुरू होती है। आप इंतज़ार करते रहें, करते रहें, करते रहें। आप किसी से पूछते रहें कि मेरी तैयारी कैसी होगी, कैसी होगी। आपके पास भी फ़ोन है, स्मार्टफोन है, लेकिन आप क्या करते हैं, उसका उपयोग नहीं, आप दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक इधर उधर में समय बर्बाद करते हैं। लेकिन अगर उससे अच्छा है कि आप किसी चैनल को विजिट करेंगे, आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे तो आपकी मजबूती होगी और आपका जो तैयारी का लेवल होगा बड़ा होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा कब लागू किया गया? भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा कब लागू किया गया? ए 1973, बी 1991, सी 1997, डी 2000। तो 3 का सही जवाब हो जाएगा डी 2000 ईस्वी में। बाहरी व्यापार तथा भुगतान को सुगम बनाने तथा भारत में विदेशी मुद्रा के व्यवस्थित विकास एवं रख रखाव के उद्देश्य हेतु विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून में संशोधन कर फेमा का फुल फॉर्म होता है फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी। जून 1 जून 2000 से लागू हुआ। यह फेरा 1973 के स्थान पर लागू किया गया। इस अधिनियम के उद्देश्य निम्नलिखित है। विदेशी विनिमय से संबंधित कानून को सुदृढ़ करने एवं उसे संशोधन करना जिसमें विदेशी व्यापार तथा भुगतान में सुविधा प्राप्त हो सके। दूसरा है कि देश में विदेशी मुद्रा बाजार का योजनाबद्ध एवं सुनियोजित विकास करना तथा उसे बनाए रखना है। चौथा प्रश्न है, एक आदर्श एमीटर एवं एक आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध है। क्या प्रतिरोध है इसका? क्रमशः देखिए, ए शून्य से उच्च, उच्च से शून्य, शून्य से निम्न और शून्य से अनंत। तो इसका 4 का सही जवाब हो जाएगा डी। एमीटर किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। किसी भी आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य माना जाता है
वोल्टमीटर एक मापन यंत्र है जो किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका एमीटर और वोल्टमीटर के बीच मुख्य अंतर यह है कि एमीटर को उस उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उपयोग डिवाइस के लिए किया जाता है, जबकि वोल्टमीटर विद्युत सर्किट के किसी दो बिंदुओं के बीच संभावित को मापता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0 से अनंत हो जाएगा। 5 का क्वेश्चन देखिए, एक माध्यम का अपवर्तनांक m किसी पर निर्भर करता है। वो किस पर निर्भर करता है? ए माध्यम का तापक्रम, बी आपतित किरण का तरंगदैर्घ्य, सी माध्यम की प्रकृति एवं भौतिक अवस्था, डी उपयुक्त सभी। तो 5 का हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, क्योंकि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की चाल के पदों पर निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। अपवर्तनांक बराबर निर्वात से प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसलिए एक माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा उपयुक्त सभी, माध्यम का तापक्रम, आपतित किरण का तरंगदैर्घ्य, माध्यम की प्रकृति एवं भौतिक अवस्था, ये सभी हो जाएगा आंसर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? कौन सा है? ए लीवर, बी अग्नाशय, सी पिट्यूटरी, डी थायराइड। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा लीवर। इसको यकृत या जिगर या कलेजा भी बोला जाता है। शरीर का ये एक अंग है जो केवल कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। इसका कार्य विभिन्न चयापचयों का पाचन करना होता है, प्रोटीन को संश्लेषित करना और पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक बनाना है। और वह मानव शरीर की सबसे ये जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। निम्नलिखित में से कौन से सही है? एक में है राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। 2 में है निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं। 3 में है निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। 4 में है राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। 5 में है आपातकाल में राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। 6 में है एक व्यक्ति जो भारत का प्राकृतिक नागरिक है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है। तो देखिए 11 का जो है ना क्या हो जाएगा इसका, अब देख लीजिए 1 2 कौन से सही है? 1 2 3 ए में क्या है? ए में है 1 2 5 और 2 में है बी में है 2 3 6 और सी में है 2 3 4, डी में है 1 2 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी 1 2 4, क्योंकि 1 में कहता है राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है, ये सही है। और 2 में जो कह रहा है कि निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये भी सही है। और 4 में कह रहा है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए, जी ये भी सही है। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। देखिए 14 नंबर का सवाल क्या कर रहा है कि एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और विधान परिषद में भेजा गया, इसी बीच विधानसभा भी गठित हो गई, अब क्या होगा? तो एक होगा विधेयक व्यापगत हो जाएगा। बी में यदि वह विधान परिषद द्वारा पारित हो गया तो यह कानून बन जाएगा। सी में नई विधानसभा इस पर पुनर्विचार करेगी। डी में यह राष्ट्रपति को संदर्भित किया जाएगा। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ए विधेयक व्यापगत हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 196 के 5 के अंतर्गत कहा गया है कोई भी विधेयक जो किसी विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और विधान परिषद में लंबित है तो विधानसभा के विघटन पर व्यापगत माना जाएगा।